नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं आप एएसबी बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाई जाती है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी तक, और हम देते हैं एकदम क्लियरिटी तक की भरोसा आपको। बने रहिए हमारे साथ अंत तक अगर आप बायोलॉजी को एक एक लाइन एनसीईआरटी के साथ पढ़ना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के और बिना किसी टाइम पास के। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि श्वसन करने की प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो सिंपली ब्रीदिंग के बारे में बताया गया है कि ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस। जो ब्रीदिंग होती है उसमें क्या होती है, 2 स्टेज पाई जाती है, 2 अवस्था पाई जाती है। पहला है इंस्पायरेशन और दूसरा जो है एक्सपायरेशन। अगर हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप समझिए, जैसे अगर हम बात करते हैं, ये देख लीजिए हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा लंग्स हो गया। ठीक है, सिंपल सा अगर हम लंग्स की बात करते हैं तो मैं एक इमेजिनरी डायग्राम बनाता हूँ लंग्स का, बाकी उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। सपोज डैट ये हमारा लंग्स हो गया, ठीक है, इसको ऐसे समझिए, ये हमारा क्या हो गया, लंग्स हो गया। थोड़ा सा एक सेकेंड दीजिए हमको। ये लंग्स हो गया हमारा। अब बात कर रहे हैं, अगर हम इंस्पायरेशन की बात करते हैं तो इंस्पायरेशन में क्या होता है, ये हमारा लंग्स है, और इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो क्या होती है, लंग्स के अंदर आती है। एटमॉस्फेरिक क्या होती है, एयर जो होती है वो लंग्स के अंदर आती है, इसको क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। और यही लंग्स के अंदर से जब एयर होती है या गैसेस होती है वो क्या होती है, बाहर की ओर निकलती है, तो इसको क्या कहते हैं हम, एक्सपायरेशन कहते हैं। जब कोई भी चीज़ें क्या होती है, अंदर की ओर जाती है, गैस हो गई, और कोई भी चीज़ें जैसे गैस बाहर की ओर आती है तो उसको कहते हैं एक्सपायरेशन कहते हैं। तो बाई आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब एनसीईआरटी की लाइंस को पढ़ते हैं और वहाँ से समझते हैं एक एक बातों को। उसके पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है उसको इरेज करने की ज़रूरत है। तो पेंसिल की आकार को छोटा करते हैं और फिर चलते हैं आगे की ओर। वापस देखते हैं कि इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन। इंस्पायरेशन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो खींचा जाता है इन अंदर की ओर। एंड एक्सपायरेशन की बात करते हैं तो एक्सपायरेशन बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। एक्सपायरेशन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एल्वियोली की जो हवा होती है उसको क्या कहते हैं, बाहर की ओर निकाला जाता है। The movement of air into and out of the lungs is carried out by the creating a pressure gradient। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो एयर होती है लंग्स से बाहर निकालना और अंदर लेने के लिए एटमॉस्फेरिक एयर को, तो वो क्या करती है, फिर हम कह सकते हैं जो एयर की मूवमेंट होती है वो लंग्स के अंदर और बाहर करने के लिए, तो यहाँ पर क्या होती है, एक प्रेशर क्रिएट करती है जिसको ग्रेडियंट प्रेशर कहते हैं। और ये जो प्रेशर क्रिएट होती है किसके बीच होती है, ये क्रिएट होती है बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ये प्रेशर किसके बीच होती है, क्रिएट एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच होती है। अब आगे की ओर चलते हैं तो आगे की बातों को समझने हैं। तो आगे की बातों में क्या लिखा है उसको समझते हैं। तो इंस्पायरेशन यानी कि अगर हम सांस को अंदर ले रहे हैं वही प्रक्रिया, कैन अकर इफ द प्रेशर, यदि प्रेशर, ये हो सकता है यदि प्रेशर विद इन द लंग्स, लंग्स के अंदर, जैसे कि हम बात करते हैं इंट्रापल्मोनरी यानी कि लंग्स के अंदर प्रेशर जो होती है इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहने का मतलब ये है कि जो इंस्पायरेशन होती है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं ये लंग्स हो गया, और जो इंस्पायरेशन यानी कि गैस अंदर आता है, एटमॉस्फेरिक अंदर प्रेशर अंदर होता है, सॉरी एटमॉस्फेरिक एयर अंदर लंग्स की ओर आता है, तो ये तब पॉसिबल है जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो, कम हो। यानी कि लंग्स के अंदर जो प्रेशर होती है वो कम होती है देन एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेशर है उसके अपेक्षा लंग्स के अंदर जो प्रेशर होती है अगर वो कम होती है तो क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन की प्रोसेस जो है वो हो सकती है, संभव है। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। दैट इज, जिसका मतलब होता है देयर इज़ अ निगेटिव प्रेशर, किसका पर, निगेटिव प्रेशर होता है इन द लंग्स। ठीक है, अगर लंग्स के अंदर प्रेशर कम है और एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर क्या है, हाई है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, वो निगेटिव प्रेशर कहलाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से एक्सपायरेशन टेक प्लेस, एक्सपायरेशन होता है व्हेन, जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, हायर होता है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यानी कि लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर के प्रेशर से, तब क्या होता है यहाँ पर इंट्रापल्मोनरी सॉरी एक्सपायरेशन की प्रोसेस होती है। तो बात को आप ध्यान से रखिएगा, अगर हम डिफरेंस बिटवीन एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन करते हैं तो क्या लिखेंगे, जो आपकी इंस्पायरेशन होती है बेटा, तो इंस्पायरेशन में क्या लिखेंगे हम, इंस्पायरेशन में लिखेंगे कि द प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इनसाइड द लंग। और एक्सपायरेशन में क्या लिखेंगे, द प्रोसेस बाय विच एल्वियोलर एयर इज
इज रिलीज्ड आउटसाइड द लंग्स। ठीक है, दूसरी पॉइंट क्या लिखेंगे, इंस्पायरेशन अकर व्हेन द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लो लो देन द एटमॉस्फियर। और देन एक्सपायरेशन में क्या लिखेंगे, द प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन द एटमॉस्फियर। इस तरीके से हम डिफरेंस को कर सकते हैं। तो आगे की पॉइंट को चलते हैं और आगे की पॉइंट समझते हैं। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण आर्गन होता है जो मदद करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। अब डायाफ्राम क्या कहते हैं भाई, देखो अगर हम डायाफ्राम की बात करते हैं तो डायाफ्राम ही मेन ऑर्गन होता है जो रेस्पिरेशन में मदद करता है। डायाफ्राम ही फैलता है और डायफ्राम में क्या होता है, फ्लैट होता है और वो कर्व बनाता है, जिस वजह से एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, डायफ्राम होती है और इसके अलावा क्या होती है, इसके अलावा कुछ क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल होती है मसल्स की, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स। ठीक है, यानी कि हमारी जो पसलियाँ होती हैं, पसलियों के बीच में क्या होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है, जो हेल्प करती है जनरेट करने के लिए जनरेशन ऑफ द सच ग्रेडियंट। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें जो रिब्स होती हैं, यानी कि हमारी जो पसलियाँ होती हैं, डायफ्राम होती हैं, उनकी जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्रेशर जनरेट करने का काम करती है, जिस वजह से एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन होता है। आगे क्या लिखा हुआ है कि इंस्पायरेशन इज द इनिशिएटेड बाय द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द डायफ्राम। जो इंस्पायरेशन होता है क्या होता है, डायफ्राम के कॉन्स्ट्रक्शन होता है, विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं जो इंस्पायरेशन होता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है अंदर की ओर आता है, वो डायफ्राम के कॉन्स्ट्रक्शन के कारण होता है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायफ्राम सिकुड़ता है, तो लंग्स क्या होता है, फैलता है, और जब लंग्स फैलता है तो इसके अंदर क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर क्या करता है, कम होता है, और उसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो एयर का होता है भर जाता है। ठीक है, द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब्स एंड द, यानी कि ये कह रहा है कि जो आपका कॉन्स्ट्रक्शन होता है इंटरकोस्टल मसल्स की, जब इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है वहाँ पर जब कॉन्स्ट्रक्शन होता है तो जो पसलियाँ होती है क्या होती हैं, ऊपर की ओर उठती है। तो पसलियों का काम क्या होता है रेस्पिरेशन में, मैं आपको भी बताऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। वही कह रहा है कि द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इनर कोस्टल मसल, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं जो एक्सटर्नल इनर कोस्टल मसल का मतलब क्या होता है, देखो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जो आपके रिब्स होते हैं, रिब्स के बीच क्या होती है, मसल्स पाई जाती है, उसकी बात कर रहा है ये। जब उसमें कॉन्स्ट्रक्शन होता है इंटरकोस्टल मसल के अंदर क्या होती है, जो रिब्स होती है वो ऊपर की ओर उठ जाती है। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या हो रहा है, स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चैम्बर। जो स्टर्नम होती है वो क्या करती है, थोरैसिक चैम्बर के अंदर क्या करती है, जो वॉल्यूम होती है उसको इंक्रीज करने का काम करती है। इन द डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में क्या करती है, वॉल्यूम को इंक्रीज करने का काम करती है। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम कॉज अ सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पूरी तरीके से जो थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होती है उसकी वजह से क्या होती है, पल्मोनरी वॉल्यूम में भी इफेक्ट पड़ता है, पल्मोनरी वॉल्यूम के अंदर भी प्रभाव पड़ता है। एंड इंक्रीज ऑफ द पल्मोनरी वॉल्यूम, जब पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेस। ठीक है, पहले थोड़ा सा इतना समझ लीजिए। एंड इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, जब पल्मोनरी वॉल्यूम में क्या होती है, थोड़ा सा बढ़ाव होती है, तो डिक्रीज करती है द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। पल्मोनरी प्रेशर क्या होती है, वो मतलब पल्मोनरी इंट्रा पल्मोनरी, यानी कि हमारे लंग्स के अंदर की जो प्रेशर होती है क्या होती है, डिक्रीज होती है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारे एटमॉस्फेयर की प्रेशर होती है उसके अपेक्षाकृत क्या होती है, वो प्रेशर जो हमारे लंग्स के अंदर होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। विच फोर्सेस, जो फोर्स करता है द एयर ऑफ द आउट साइड टू मूव इनटू द लंग्स, बाहर की हवाओं को लंग्स की ओर ढकलने का प्रेशर करता है, या बाहर की ओर की हवाएं जो होती है वो लंग्स के अंदर आने की प्रयास करती है। डैट इज इंस्पायरेशन, और ये प्रक्रिया क्या होती है, इंस्पायरेशन होती है। और ये फिगर नंबर 14.2 ए में बताया गया। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको फिगर दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर आप एक एक चीज़ों को देख लीजिए बारीकी से। ये आपका फिगर है जो इंस्पायरेशन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर एक एक चीज़ों को मैं बताता हूँ। ये आपकी लंग्स बनाई गई है,
ठीक है, ये लंग्स बनाई गई हैं और इस लंग्स के अंदर क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर आ रहा है। तो एटमॉस्फेरिक एयर कैसे आता है, ये चीज़ें आपको मैंने बताया कि एटमॉस्फेरिक एयर कब आएगा, जब लंग्स के अंदर जो प्रेशर होती है, ठीक है, यानी कि हम बात करें इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर की, अगर हम बात करें इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर की बात करें, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होती है यानी कि नेगेटिव में जाती है, तो एटमॉस्फेरिक एयर क्या होती है, अंदर की ओर आती है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होती है, जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। इसमें क्या-क्या होती है और प्रोसेस, तो इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है। जैसे ये आपकी जो रिब्स होती हैं, रिब्स के अंदर की जो मसल्स होती हैं वो भी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होती है, जो आपकी रिब्स केज होती है वो क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है, ठीक है। और जैसे ही वो ऊपर की ओर उठती है तो लंग्स में थोड़ा-सा जगह मिलता है, जब जगह मिलता है तो लंग्स फैलता है, जिस वजह से एटमॉस्फेरिक एयर अंदर की ओर आता है। दूसरी बात, जो डायफ्राम होता है, वो डायफ्राम क्या होता है, वो नीचे की ओर आता है। डायफ्राम क्या होता है, नीचे की ओर आता है, यानी कि वो फ्लैट होना चाहता है, तो जिस वजह से लंग्स को थोड़ा-सा जगह मिल जाती है और एयर भर जाता है, यानी कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम चलते हैं आगे की ओर, एक्सपायरेशन को समझते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एनसीईआरटी की लाइन पर चलना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट एक सेकेंड, 1 मिनट 1 सेकेंड, हाँ, आगे आ जाइए, थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर। देखिए, रिलैक्सेशन यानी कि आराम, द डायफ्राम, डायफ्राम को इन द इंटरकोस्टल मसल, यानी कि जब डायफ्राम जो होता है वो रिलैक्स होता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आता है, ठीक है, एंड इंटरकोस्टल मसल जो होती है वो रिटर्न हो जाती है, द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस देयर थोरैसिक वॉल्यूम एंड देयर बाय द पल्मोनरी वैक्यूम, यानी कि जो डायफ्राम होता है, इंटरकोस्टल मसल होता है, ये वापस से रिटर्न हो जाती है अपने पुराने अवस्था में। तो डायफ्राम और जो स्टर्नम होती है, उसके जो स्टर्नम होती है वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आती है, तो रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है थोरैसिक वॉल्यूम। थोरैसिक वॉल्यूम क्या होता है, जब घट जाता है, एंड देयर बाई उसके द्वारा क्या होती है, द पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है, जब थोरैसिक वॉल्यूम घटती है तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी घट जाती है। कहने का मतलब ये है कि थोरैसिक, जस्ट एक सेकेंड थोड़ा सा देखिए इधर, कहने का मतलब ये है कि जो थोरैसिक वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पल्मोनरी वॉल्यूम को। जब थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगी तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगी, जब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगी तो थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगी, जब थोरैसिक वॉल्यूम घटेगी तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी घटेगी। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ का लिखा है दिस लीड, ये ले जाता है टू इंक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और इस दौरान क्या होती है, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होती है, बढ़ जाती है, टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग द एक्सप्लोजन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होती है, लंग्स के प्रेशर की अपेक्षा डाउन हो जाती है। कहने का मतलब ये होता है कि जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करके, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है, जस्ट एक सेकंड पेंसिल ले लो, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक है, किसमें, थोड़ा सा इंक्रीज करती है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अपेक्षा क्या करती है, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है तो क्या होती है, जो लंग्स के अंदर की एयर होती है वो क्या होती है, बाहर निकलना शुरू कर देती है। अभी डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तब तक के लिए हम पढ़ते रहते हैं एनसीईआरटी की लाइंस और वहाँ से समझते रहते हैं एक एक पॉइंट्स। दैट इज, जिसका मतलब ये होता है, क्या होता है, दैट इज एक्सपायरेशन, जिसका मतलब क्या होता है, एक्सपायरेशन होता है, जो कि फिगर नंबर 14.2 बी में दिखाया गया है। तो 14.2 बी का फिगर यही है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारा फिगर है, जस्ट ये हमारा फिगर है, और यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पर वो चीज़ें दिखाई गई हैं आपको, जो कि हमने ऊपर आपको पढ़ करके सुनाया और पढ़ करके समझाया। देखिए, तो जब एक्सपायरेशन की प्रोसेस होती है, जो आपकी डायफ्राम होती है वो क्या होती है, रिलैक्स अवस्था में आती है, यानी कि वो अपने पहले की अवस्था में आ जाती है, पहले की स्टेज में आ जाती है, जैसे पहले थी वैसे क्या होती है, वो रिलैक्स हो जाती है। जब रिलैक्स होती है तो वो क्या होती है, जब जो आपके डायफ्राम होती है वो रिलैक्स होती है, जो आपकी स्टर्नम होती है वो रिलैक्स होती है, यानी कि जो भी चीज़ें आपकी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो सारी चीज़ें क्या होती है, जब रिलैक्स होती है तो
लंग्स के ऊपर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। जब लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो लंग्स के ऊपर जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जब प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो जब चारों तरफ से इसके ऊपर दबाव पड़ता है, लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है, सॉरी, जो आपका एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स के अंदर भरा रहता है, वो सारी चीज़ें क्या होती है, बाहर निकल जाती है। समझ में आया? इतना चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे की बातें पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी जो बची हुई है उसको भी समझ लेते हैं, और फिर इसके बाद अगले क्लास में हम आपसे ज़रूर मिलेंगे एक अच्छे लेक्चर के साथ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वी हैव द एबिलिटी, हमारे पास क्या होती है, योग्यता होती है, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। हमारे पास क्या होती है, योग्यता होती है अपने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को बढ़ाने और घटाने की। कैसे? कभी कभी आपने इंस्टाग्राम पर वीडियो देखा होगा कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी नापने के लिए क्या करता है, एक बार अपने ऑक्सीजन को अंदर खींच लीजिए, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को रोके रखिए, 50% पहुँचेंगे तो आपका लंग्स हेल्दी है, और उसके जब ऊपर जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इस तरीके से कोई वीडियो आता है तो वहाँ पर सभी लोग तो नहीं कर सकते, कुछ लोग ट्राई भी करते हैं, सांस अंदर ले करके रोकने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग उस प्रोसेस को डन कर पाते हैं, बहुत सारे लोग प्रोसेस को डन नहीं कर पाते हैं। ये इसी चीज़ बता रहा है, विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल एंड एब्डोमेन, बाहर की जो मसल्स होती हैं एब्डोमेन के अंदर, उसका एक्सरसाइज करके क्या कर सकते हैं हम, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज द हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम पर मिनट। एक जो स्वस्थ इंसान होता है वह क्या करता है, 1 मिनट के अंदर 12 से 16 बार सांस लेता है, 12 से 16 बार रेस्पायरेशन करता है, ब्रीथ करता है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय द यूजिंग ऑफ, हाँ अब थी स्पायरोमीटर। जब कुल ठीक है, स्पायरोमीटर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं, विच हेल्प ऑफ द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शन, जिसके द्वारा हम पल्मोनरी फंक्शन को अच्छे तरीके से माप सकते हैं। आई होप सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एएसबी बायोलॉजी परिवार का एक हिस्सा बनिए, और आपकी एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमारे मोटिवेशन को कई गुना बढ़ा दे देती है, जिस वजह से मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है।